हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 11 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपरेशन। इसके पहले की वीडियो में हमने इस वीडियो के पहले का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने समझा था डायरेक्ट प्रोपरेशन क्या होता है और एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक पूरा देख लिया था, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप वहां से एक बार जाके कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें, फिर भी ये आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है देखिए। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन, है ना, अप टू। जो कार पार्किंग का चार्ज है, रेलवे स्टेशन के पास एक कार पार्किंग की जगह है, वहाँ जो कार पार्किंग का चार्ज है वो दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है देखो, 4 घंटे का कितना लग रहा है, 60 रुपये लग रहा है। 8 घंटे का कितना लग रहा है, 100 रुपये लग रहा है। 12 घंटे का लग रहा है 140 रुपये और 24 घंटे का लग रहा है कितना, 180 रुपये। तो हमने डायरेक्ट प्रोपरेशन में समझा था कि अगर कोई चीज़ इधर बढ़ रही है, देखो ये चीज़ बढ़ रही है, इधर 4 से 8 हुई, फिर 12 हुई, फिर 24 हुई, तो साथ ही साथ ये भी बढ़ रहा है ना, पैसा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये डायरेक्ट प्रोपरेशन है। ठीक, इसके पहले हमने कॉन्सेप्ट देख रखा है। तो चलिए इसमें क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चेक इफ़ द पार्किंग चार्ज सॉरी 2 बार लिख गया है ना, आर इन द डायरेक्ट प्रोपरेशन टू द पार्किंग टाइम। हमको ये पता लगाना है कि जो पार्किंग चार्ज है वो डायरेक्ट प्रोपरेशन है किसके, पार्किंग टाइम के, कि नहीं है, ये पता लगाना है। तो हमने पढ़ा था कि अगर इनका रेशियो सेम हो, है ना, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है तो पैसा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे तो डायरेक्ट पता चल गया कि डायरेक्ट प्रोपरेशन है। लेकिन सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलता है, हमको इसको प्रूव भी करना होता है। तो प्रूव कैसे करते हैं, अगर इनका जो रेशियो है, ठीक है ना, इनका जो प्रोपरेशन है यानी कि समानुपात, रेशियो अगर सेम आ गया सभी में, तो सीधी सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपरेशन का ही हो जाएगा। अगर नहीं आता है सेम रेशियो तो नहीं है डायरेक्ट प्रोपरेशन का। चलिए चेक करते हैं। ठीक, पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व, ठीक, एक टेबल में मैं इसको टेबल तरीके से पूरा लिख लेता हूँ सही तरीके से, ताकि सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाए। ठीक है ना, एक टेबल बनाएंगे हम, इस तरह के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेबल बनाएंगे। यहाँ हमको 2 चीज़ें निकालनी है। पहली पार्किंग चार्ज है जो कि ये है इन रुपीस में, और दूसरा है हमारे पास पार्किंग टाइम। ठीक, तो मैं इधर पार्किंग टाइम लिख लेता हूँ, पार्किंग टाइम किसमें, इन आवर, घंटे में। ठीक, और इधर है पार्किंग चार्ज, पार्किंग चार्ज इन रुपीस, रुपए में पार्किंग चार्ज। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 ये। तो जब पार्किंग पार्किंग टाइम 4 घंटे था तो पार्किंग चार्ज कितना था, 60 रुपीज़। 4 और 60 का कॉम्बो। ठीक, ये 8 एंड 100 का कॉम्बो, 800, और ऐसे ही 12 एंड 140 का कॉम्बो, और 24 एंड 180 का। ये ऐसा दिया हुआ है, मैंने एक टेबल तरीके से टेबल बना के इसमें लिख लिया कि पार्किंग चार्ज पूरे ऊपर है, पार्किंग टाइम पूरे क्या है, नीचे। फिर हमने समझा था कि ये होता है एक्स वाला, ये होता है वाई वाला, और इसको हम एक्स अपॉन वाई जब करेंगे, है ना, तो एक्स अपॉन वाई जब हम करेंगे तो ये वाला एक्स अपॉन वाई, 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 ये सब क्या होना चाहिए, इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये x1 है, x2, x3, x4, ये y1, y2, y3, y4। ठीक, ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, x, नीचे वाला क्या कहलाता है, y कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे x1 को y1 के साथ रेशियो, इसको देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए x1 अपॉन y1 कितना आ रहा है, x1 की वैल्यू है हमारे पास 4 और y1 की है 60। सीधी सी बात है, अगर आप इसको ना भी मानना चाहें तो ना माने, x1 अपॉन y1 आ जाएगा आपका 4 अपॉन 60। ठीक, और इसको जब मैं कैंसिल करता हूँ तो कितना आ रहा है, देखें 2 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 30, आधा आधा कर दिया, फिर 2 1 जा 2, 15। मतलब इसका जो आंसर आया कितना आया, ये आया हमारे पास 1/15 आ गया। ठीक, इसका जो रेशियो आया 1/15, इसका भी चेक करते हैं क्या इसका भी उतना ही होगा। देखो तो ये हो गया x2/y2
8/100, ठीक। इसको कैंसिल करते हैं, देखिए 2 से कैंसिल किया, 2 से डिवाइड इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया, कितना हो गया, 2 से डिवाइड किया तो ये 4 हो गया, ये 50 हो गया, इसको 2 से किया तो 2 हो गया, ये 25 हो गया। अब नहीं हो रहा है कैंसिल, इसका जो फाइनल आंसर हो गया 2/25, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं भाई, इसको चेक करते हैं, ठीक। जो हमारा x3 है वो y3 के अपॉन में जब हम करेंगे 12/140, ठीक। इसको जब मैं कैंसिल कर रहा हूँ 2 से तो कितना आ रहा है मेरे पास, बहुत आसान है। अगर से देखिए यहाँ यहीं पता चल गया, ये देखो 1/15 आया, इसका अलग आ गया है, तो ये सेम नहीं है। इधर भी चेक कर लेते हैं, फिर भी इसको 2 से कैंसिल किया 6, इसको 2 से कैंसिल किया आधा कर दिया तो 70, इसको 2 से किया 3, इसको 2 से किया 35, है ना। तो 2 से किया कितना आया, 35 आया। अभी कैंसिल नहीं हो सकता, इसका जो फाइनल आंसर 3/35 आ गया। इसको चेक कर लेते हैं भाई, x/4 y4, तो 24 डिवाइडेड बाई 180, इसको कैंसिल करते हैं, ये 12 हुआ, ये हुआ हमारे पास 90, और आधा करो 6, इसको आधा करो 45। अब ये 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से किया डिवाइड, दोनों 3 से हो जाएंगे ना, ये 2 से नहीं हो रहा तो नहीं करना है, ऐसे नंबर से करना जिससे दोनों हो जाए। तो 2 से इसको 3 से किया तो 2 आ गया, इसको 3 से किया 15 आ गया, इसका फाइनल आंसर 2/15 आया। तो कोई भी यहाँ इक्वल नहीं आ रहा है, देख रहे हैं हम, 1/15, 2/25, 3/35, 2/15, मतलब कोई भी यहाँ इक्वल नहीं आ रहा है, किसी का भी रेशियो इक्वल नहीं है। तो इसमें जो पूछा है कि चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नो, क्योंकि कोई भी रेशियो यहाँ इक्वल नहीं आया है। जबकि आना क्या चाहिए, सभी रेशियो अगर इक्वल हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये वाला चीज़ मतलब ये इस तरफ का बढ़ रहा है तो इस तरफ का भी बढ़ेगा तो ये डायरेक्ट ही होगा, उनका रेशियो भी सेम होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह हमको चेक करना था इस क्वेश्चन में, तो आप इसको लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें ऑलरेडी टेबल बनी हुई है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए कैसे करना है, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें लिखा है अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट, है ना। इधर लिखा है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट ऑफ बेस, ठीक। कि एक जो पेंट का मिक्सचर है उसमें जो है रेड कलर का जो पार्ट है वो बेस में कितना 8 है, ठीक है ना। एक पार्ट जो रेड है पिगमेंट में वो 8 पार्ट क्या कहलाता है, बेस का कहलाता है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू एडेड, ठीक। इधर पहली टेबल में क्या लिखा है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, दूसरी टेबल में लिखा है पार्ट्स ऑफ बेस। यहाँ लिखा हुआ था देखो एक पार्ट में कितना है 8, तो ये लिखा है एक पार्ट में 8 है, ठीक। यानी कि रेड पिगमेंट अगर एक पार्ट है तो बेस कितनी पार्ट है 8। हमको निकालना है ये जितने भी, अगर रेड पिगमेंट 4 पार्ट हो तो बेस कितने पार्ट होगा, ये अगर 7 पार्ट हो तो ये कितने पार्ट होगा, 12 पार्ट हो तो ये कितने पार्ट होगा, 20 पार्ट हो तो ये कितने पार्ट होगा, ठीक। तो ये क्योंकि नीचे है, ऊपर वाले को हमेशा x मानते हैं, नीचे वाले को y, ठीक। तो ये इधर मैं मान लेता हूँ y1, है ना, इधर मान लेता हूँ y2, इधर मान लेता हूँ y3, इधर मान लेता हूँ y4, ठीक। ये मैंने लेट कर लिया, है ना, एक लाइन से। अब मेरे को बस इनकी वैल्यू निकालनी है, और हमने अभी पढ़ा है कि जो इनका जो रेशियो होगा, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, सब रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा एक दूसरे के, है ना, इक्वल फ्रॉम ईच अदर। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका जो रेशियो है ना, इसके रेशियो के साथ इक्वल कर देता हूँ, सभी रेशियो इक्वल होंगे तो इसका रेशियो इसके रेशियो के साथ इक्वल कर देंगे। और हमने फार्मूला भी पढ़ा था x1/y1 इक्वल टू x2/y2, ठीक। तो यहाँ कुछ भी हम x1y1 मान सकते हैं। तो मेरे को पहले निकालना है ये वाली वैल्यू, तो मैं इधर करता हूँ, देखो 4/y1 को किसके इक्वल कर देता हूँ, 4/y1 को 1/8 के इक्वल कर देता हूँ, कुछ ऐसे। अब इसमें मेरे को y1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ यहाँ y1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y1 जा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है, क्रॉस मल्टीप्लाई कब किया जाता है और नॉर्मल मल्टीप्लाई सामने सामने कब किया जाता है, जब बीच में इक्वल लगा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
इक्वल लगा हो तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और अगर क्रॉस लगा हो तो सामने सामने करना है। समझ में आया? अगर यहीं अगर ऐसे क्रॉस लगा होता तो 4 का 1 से हो जाता, इसका इससे। अभी जो है इक्वल लगा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा, y1 1 जा y1, और 8 का 4 से, 8 चौको 32, 32 हो गया। तो यहाँ आ गया आंसर 32। ठीक, तो अगर 4 पार्ट होगा क्या रेड पिगमेंट, तो ब्लू जो बेस होगा वो कितना होगा, 32 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसी में और देखते हैं। अगर y2 की वैल्यू निकालनी हो 7/y2, 7/y2, तो सिमिलरली इसके इक्वल फिर से कर दो 1/8, है ना, सबको इसके इक्वल करना है। चाहो तो एक बार लिख लो सबको एक साथ ही। ठीक, जैसे 4/y1 1/8, फिर इधर आएगा 12/y3, इसको भी किसके इक्वल करोगे, 1/8 के, और लास्ट 20/y4, इसको भी इक्वल करोगे किसके, 1/8 के। ठीक, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y2 का 1 से, तो y2 7 8 56, 56 आ गया इधर, बहुत आसान। ठीक, ऐसे इसमें भी करेंगे y3 1 जा y3, 8 12 जा 100, कितना होता है, सॉरी 96। ठीक, इसमें देख रहे हैं y4 1 जा y4, और ये हो गया 8 दूनी 16, 160। ठीक, तो ये जहाँ जहाँ मिसिंग पार्ट था वहाँ कितना आएगा, फर्स्ट वाले में 32, सेकंड में 56, 96 एंड 160। ये आपके आंसर हो जाएंगे। फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड, ठीक है ना। और यहाँ हम लेट कर सकते हैं एक चीज़, यहाँ पास लेट द पार्ट ऑफ बेस, है ना, है ना, क्या क्या होते हैं, y1 y2 y3 और y4, और इन्हीं की वैल्यू हम निकाल दिए। ठीक, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था। यहाँ हम ये शुरुआत में लिख सकते हैं सबसे फर्स्ट में, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, इतना ही करना था इसमें, और आप इसको लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसी से रिलेटेड है। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, हालांकि आपकी बुक में बनी है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं लिखता हूँ। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। क्या लिखा है, इन क्वेश्चन 2 अबव, जो ऊपर क्वेश्चन 2 दिया था उसमें, इफ़ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट का कितना बेस रिक्वायर है, चाहता है कितना, 75 मिलीलीटर। ठीक, तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्सड विथ 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। तो 1800 मिलीलीटर बेस में कितने पार्ट रेड पिगमेंट रहेगा, हम कितना मिक्स कर सकते हैं। तो अभी मैं उसके ऊपर वाली टेबल बना लेता हूँ, देखिए कैसे ये बनी थी हमारे पास। ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे, बस एक जो दिया हुआ था बस इतनी। ठीक, इधर 2 कॉलम, इधर देखें, इधर क्या था, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, और इधर था पार्ट ऑफ बेस। अब जो बेस है वो मिलीलीटर में है, तो हम इन मिलीलीटर लिख सकते हैं, इन ml। तो इधर था 1 पार्ट में 8 ml। ठीक, ऐसा समझते हैं। तो सॉरी 1 मिनट, इधर क्वेश्चन में ही दिया है कि एक पार्ट में कितना है, 75 मिलीलीटर, तो अब 8 नहीं आएगा, 75 मिलीलीटर आएगा। ठीक, तो हमको ये बताना है कि अगर 1800 मिलीलीटर हो, 1800 मिलीलीटर, तो इधर कितना आएगा, ऊपर कितने पार्ट होगा। ठीक, ऊपर का नंबर मिसिंग है, तो इधर ऊपर का नंबर जो मिसिंग है उसको x मान लेता हूँ, क्योंकि एक ही है, एक से ज़्यादा होते तो x1 x2। ठीक, अब ये आपका बस सेम रेशियो बन गया है ना, क्या बन गया है, सेम रेशियो। इसको सॉल्व कर लो। पूछा क्या है इसमें, हाउ मच रेड पिगमेंट। ठीक, तो लेट कर लो, लेट द रेड पिगमेंट इज x। ठीक, x लेट कर लिया कि x है, जो रेड पिगमेंट है कितना है, x है। अब x है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कर दो, x डिवाइडेड बाई 1800, है ना। इसका जो रेशियो होगा 18, x डिवाइडेड बाई 1800 का, वो होगा 1/75।
ठीक, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या कि यहाँ दूसरा तरीका लगा सकते हैं, 1800 जो है ना डिवाइड में है तो कहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल टू, या कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी दोनों तरीके से कर सकते हैं, 1/75 ऐसे का ऐसा ही रहा, ये नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर मल्टीप्लाई में, कुछ ऐसे। अब बस इनको कैंसिल कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इसको मैंने कैंसिल किया 3 से, 25 3 जा होता है 75, इसको भी 3 से कर दिया 600। ठीक, चलो अब इसको कैसे कैंसिल करेंगे भाई, इसको कैंसिल करो अब 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 बचेगा 1, 5 2 जा 10, 120 आया। और इसको 5 से 5 1 जा 5, और 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 5 2 जा 10 बचेगा 2, 5 4 जा 20, 24 आ गया। x इक्वल टू 24, डिवाइड आप करेंगे तो 24 आएगा ऊपर, और 1 से मल्टीप्लाई तो 24 ही आएगा। तो 24 पार्ट इसका आंसर होगा, ठीक है ना। कितना होगा, 24 पार्ट। तो इस तरीके से करना था, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, और इसका आंसर हो गया x इक्वल टू 24, मतलब यहाँ जो आंसर आना था 24 आना था। ठीक, 24 पार्ट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं द रेड पार्ट पिगमेंट इज, सो द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इज 24। ठीक, रेड पार्ट जो पिगमेंट है वो 24 है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन 3 का। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं, चलिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बिल्कुल जैसे अभी हमने जितने क्वेश्चन किए उन्हीं के तरीके से करना है, ठीक है ना। क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, उसमें जो मशीन है वो कैसे काम करती है। इधर लिखा है फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर, 6 घंटे में 840 बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक फिल करती है। ठीक, एक सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में 6 घंटे में 840 बॉटल मशीन फिल करती है सॉफ्ट ड्रिंक। आगे लिखा है हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर। तो हमको ये बताना है कि 5 घंटे में कितने बॉटल फिल करेगी सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक, बहुत आसान है। यहाँ 2 चीज़ें हैं हमारे पास, पहला है बॉटल और दूसरा है टाइम, यानी कि 6 आवर जैसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले या सॉल्व लिखने के बाद एक टेबल बनानी है, ताकि आपका आंसर जो है पूरा जो क्वेश्चन है सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझ में आए, कुछ ऐसे। ठीक, यहाँ हमको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है नंबर ऑफ, या टाइम लिख लेते हैं इधर, टाइम। टाइम किस में आ रहा है, घंटे में है, तो इन आवर लिख लेते हैं ब्रैकेट में, इन आवर्स। और नंबर ऑफ बॉटल्स इधर, नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक, चलो अब देखते हैं इधर हमसे पूछा क्या है भाई, सीधी सी बात, क्या पूछा है पहले लिख लेते हैं। दिया है कि 6 आवर में 840 बॉटल्स। तो टाइम जब 6 आवर था तो बॉटल कितनी थी, 840। हमसे पूछा है जब टाइम 5 आवर हो तो बॉटल कितनी होगी, इधर मान लेते हैं वाई, कुछ नहीं है बॉटल, वाई निकालना है, वाई लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स इक्वल टू वाई, वाई लेट कर लिया। ठीक, अब सेम रेशियो का फॉर्मूला लगाओ और कर दो सॉल्व। कैसे, 5/y, जैसे अभी हमने किया, इसका जो रेशियो है इसके इक्वल, तो 5/y इक्वल टू 6/84 एंड 0, मतलब 840। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6 इंटू वाई हो गया इक्वल टू 5 इंटू 840, है ना। अब ये 6 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, तो y इक्वल टू 5 इंटू 840 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, 6 को कैंसिल कर देते हैं, 6 3 2 से कैंसिल कर देते हैं, 3, इसको 2 से कैंसिल किए, 4 2 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचेगा 1, 3 4 जा 12, 140 आया। तो y क्या बचा, ये पूरा कैंसिल होने पे यहाँ बचा 140। ठीक, कितना बचा, 140 बचा। 5 इंटू 140 हो गया
और y इक्वल टू कितना हो गया, 14 पंचे 70, 700। ठीक, 700 बॉटल्स, कितनी बॉटल्स होंगी, 700। अगर 6 घंटे में 840 बॉटल फिल करती है तो 5 घंटे में 700 बॉटल फिल करेगी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। लास्ट में हम लिख सकते हैं सो या ऐसे भी लिख सकते हैं 700 बॉटल्स, 700 बॉटल्स है ना, बिल इट फिल इन 6 आवर, बिल इट फिल इन 5 आवर, ऐसे। ठीक, ऐसे वर्डिंग बना के लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें क्या लिखा है, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज सोन इन द डायग्राम। कि अगर हम किसी बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु होता है, छोटे छोटे कण, उसको कितने टाइम्स बढ़ा देते हैं, है ना, इनलार्ज कर देते हैं 50,000 बार। ठीक, तो उसकी जो लेंथ हो जाती है कितनी हो जाती है भाई, 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितनी हो जाती है, 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। ये बैक्टीरिया है, इसके इस बैक्टीरिया को इनलार्ज किया जाता है कितने टाइम्स, 50,000 बार। तो इसकी लेंथ हो जाती है 5 सेंटीमीटर। इसमें फिर क्वेश्चन हमको अटैच करके पूछा है, व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया की जो एक्चुअल लेंथ है कितनी है ना, कि जो शुरुआत में लेंथ कितनी थी। ठीक, फिर हम यहाँ देख रहे हैं अगला क्वेश्चन इसी में अटैच है, इफ़ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज्ड, इफ़ द फोटोग्राफ इन इनलार्ज्ड, 2 बार लिख गया है, सॉरी, है ना, ये इतना नहीं लिखेंगे। ठीक, यहाँ से इफ़ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली। अगर जैसे यहाँ 50,000 टाइम बढ़ाया गया था तो 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई थी। अब अगर 20,000 टाइम्स बढ़ाया जाए तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब कितनी बढ़ जाएगी, आवर्धित हो जाएगी, वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ 2 चीज़ें फाइंड करना है। पहला कि उस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, मतलब सीधी सी बात है, ऐसा समझ सकते हैं हम कि 50,000 बैक्टीरिया अगर है तो उनकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो हमको 2 चीज़ें निकालनी है। पहला कि उस बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी, बैक्टीरिया मतलब एक बैक्टीरिया की लेंथ निकालनी है। कितनी बैक्टीरिया की, एक बैक्टीरिया की लेंथ निकालनी है। और दूसरा निकालना है अगर 20,000 बैक्टीरिया हो तो कितनी सेंटीमीटर लेंथ होगी। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं पहले, जैसा कि हमने हर क्वेश्चन में किया है। इस क्वेश्चन के लिए भी एक टेबल बना ही लेते हैं ऐसे। ठीक, और यहाँ मैं लिखता हूँ, इसमें लिख देते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, है ना, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया किसमें, इन सेंटीमीटर में, क्योंकि बैक्टीरिया की लेंथ किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में। और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितने टाइम्स हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स फोटोग्राफ। ठीक, अब यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट कॉलम में क्या था, अगर देखिए जब 50,000 टाइम्स था, कितने टाइम्स, जब 50,000 टाइम्स था तो 5 सेंटीमीटर लेंथ थी। ठीक, हमसे 2 चीज़ें पूछा है कि अगर एक टाइम हो, मतलब एक बैक्टीरिया हो, है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब अगर एक बैक्टीरिया हो तो उसकी लेंथ कितनी होगी, ये हमको निकालना है ऊपर। क्लियर। सेकंड, अगर 20,000 टाइम्स हो उसकी लेंथ, ऐसा समझ सकते हैं कि 20,000 टाइम्स अगर बढ़ा दिया गया, यानी कि 20,000 बैक्टीरिया हो गए तो कितनी लेंथ होगी। क्लियर, तब कितनी लेंथ होगी, ये ऐसा। ठीक, तो कुछ ऐसा।
और इसको हम अब क्या कर लेते हैं, यहाँ इसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं x1, इसकी वैल्यू को मान लेते हैं x2, क्योंकि ऊपर है तो x1 और x2 हम लेट कर लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ हमको पहला क्या निकालना है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द एक्चुअल, लेट कर लिया हमने, द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, है ना, इक्वल टू x1 कर लेते हैं। और दूसरा जो निकालना था, इफ द फोटोग्राफ इज इन लार्ज 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी द इट्स लार्जेस्ट लेंथ। ठीक, एंड लार्जेस्ट लेंथ कर लेते हैं हम, लार्जेस्ट लेंथ, है ना, लार्जेस्ट लेंथ नहीं है, इन लार्ज लेंथ, सॉरी। ठीक, इन लार्ज लेंथ, इसको हम x2 लेट कर लेते हैं। ठीक, एंड, और यही दोनों हमको निकालना है। फिर हमने जैसे अदर क्वेश्चन किए हैं कि इनका जो रेशियो होगा, इनके रेशियो उसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो बस हमको यही यहाँ लगाना है और आंसर गेट कर लेना है। ठीक, जैसे इसका जो हमको अगर x1 की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे हम, x1 अपॉन 1, ठीक, x1 अपॉन 1 इक्वल टू 5 अपॉन 50,000, 5 अपॉन 50,000। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, या कि 1 इधर से डिवाइड से कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 1 ऐसे आ जाएगा, तब भी लिखने का कोई मतलब नहीं। फिर भी चलिए लिख देते हैं, x1 इक्वल टू क्या बचेगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, मतलब 1 बचा और 1 2 3 4 0, 1 अपॉन 1 2 3 4 0। ठीक, और ये जो नीचे वाला 1 था कहाँ चला गया, ऊपर, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, वही आएगा जो कि है 1 अपॉन 10,000। और 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10,000 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10 की पावर 4, क्योंकि 4 0। ठीक, और 10 की पावर 4, यहाँ मैं एक फार्मूला यूज कर रहा हूँ इसके पावर एंड एक्सपोनेंट्स का, कि जब नीचे किसी की पावर प्लस में हो कुछ ऐसे, तो उसको ऊपर ले जाया जाता है तो क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो बस यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 10 की पावर 4 नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, 10 पावर -4। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो एक बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी, इतनी होगी, 10 पावर -4 होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमको इस x2 की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। तो x2 की वैल्यू सेम कैसे करना है, x2 अपॉन 20,000, है ना, इक्वल टू 5 अपॉन 50,000। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कुछ इस तरीके से करेंगे हम। ये जो 20,000 है डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इधर बचेगा x2 इक्वल टू 5 अपॉन 50,000, ठीक, मल्टीप्लाई 20,000, है ना। डिवाइड से किधर आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, ट्रांसपोज हो गई। इधर के 4 0, इधर के 4 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ऊपर और नीचे के। और ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, ऊपर 1 नीचे 1, नीचे 1 बचा, कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 बचा, 2 1 जा 2। तो x इक्वल टू 2 आया हमारा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो x2 यानी कि जो जितना बैक्टीरिया बढ़ा, है ना, लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। वैसे भी यहाँ समझ में आ रहा था कि अगर 50,000 का 5 है तो 20,000 का 2 ही होगा। ठीक, तो इस तरीके से कुछ सॉल्व करना था और फाइंड करना था। लास्ट में हम इसी लाइन को लिख करके और आंसर लिख सकते हैं, द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज कितना, 10 पावर -4। ठीक, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ भी आएगा। एंड जो दूसरा था, एंड द लार्जेस्ट लेंथ, है ना, लार्जेस्ट लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 मतलब 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमको कुछ सॉल्व करना था, तो आप इसको लिख सकते हैं आगे, है ना, वर्डिंग बना के यहाँ। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या लिखा है, पहले पढ़ते हैं। इन अ मॉडल ऑफ शिप, है ना, कि एक शिप का मॉडल जो बनाया जाता है, ठीक, एक शिप का मॉडल है, द मस्ट 9 सेंटीमीटर हाई, ठीक, जो उसका मस्ट है, यानी कि ये जो लकड़ी का हिस्सा होता है ना, ये, ठीक,
ये होता है, ये कितना है 9 सेंटीमीटर मॉडल में। किसमें? मॉडल में। मॉडल में 9 सेंटीमीटर है और आगे लिखा है वाइल द मस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप, जो असली शिप है, जो ओरिजिनल शिप है, उसमें वही मॉडल जैसे 9 सेंटीमीटर का दिखाया गया मॉडल है ना, ऐसे उसमें क्या बोलते हैं टॉय में, ठीक, एक खिलौना है ऐसा समझ सकते हैं, खिलौना है शिप का जिसकी ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर, जबकि वो जो खिलौना है उसको वास्तविक रूप यानी रियल में अगर वो शिप होती तो कितना होता उसका 12 मीटर ऊंचा होता। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, अगर उस शिप की लेंथ 28 मीटर हो, ठीक, तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, तो बताइए कि जो मॉडल होगा वो कितना बड़ा बनेगा। ठीक, जैसे कि 9 सेंटीमीटर में कितना बन रहा है भाई, 9 सेंटीमीटर जब है तो बन रहा है 12 मीटर का। ठीक, तो हमको बताना है जब 28 मीटर होगा ऊंचा, ठीक, हाई होगा, तो उस जो मॉडल होगा वो कितना बनेगा, मॉडल का बताना है। अगर रियल में 28 है तो बताइए कि टॉय में कितना होगा, ठीक, मॉडल में। तो बस हमको यही बताना है। हमारे पास यहाँ दो चीज़ें हैं, पहला है लेंथ ऑफ शिप, ठीक, लेंथ ऑफ द शिप है पहला, और दूसरा क्या है, सॉरी एक मिनट, पहला है हमारे पास मस्ट, ठीक, मस्ट ऑफ शिप एंड मस्ट ऑफ मॉडल शिप एंड दूसरा है मस्ट ऑफ रियल शिप, एक्चुअल शिप। ठीक, तो बस यहाँ हमको टेबल बनाना है एक, देखिए ये यहाँ हम लिख लेते हैं मस्ट ऑफ मॉडल शिप, ठीक, और यहाँ हम लिख लेते हैं मस्ट ऑफ एक्चुअल शिप, यानी कि मॉडल शिप में कितनी है और एक्चुअल शिप में कितनी है। चलिए देखते हैं इधर। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मॉडल शिप में लेंथ कितनी थी, देखिए मॉडल शिप में 9 सेंटीमीटर जब लेंथ थी 9 सेंटीमीटर, तो उसकी जो हाइट थी है ना, रियल में कितनी हाइट थी, रियल में हाइट थी 12 मीटर। तो एक्चुअल शिप की जो हाइट थी, ठीक है ना, या लेंथ लिख सकते हैं, मॉडल मस्ट ऑफ मॉडल शिप लेंथ है ना, इसमें जब कितना था 12 मीटर था, ऐसे ही लिख लेते हैं। चलिए 9 सेंटीमीटर जब था तो 12 मीटर थी हाइट, और हमको ये बताना है कि जब 28 मीटर हो, 28 मीटर, तो बताइए कि कितनी होगी उसकी मॉडल की लेंथ। ठीक, तो ऊपर है तो x मान लेते हैं, ठीक है ना, और हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट जो x हमने लिखा उसी को लेट कर लेते हैं, हाउ लॉन्ग द मॉडल शिप, तो लेट द मॉडल शिप इज x सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने लेट कर लिया कि जो मॉडल शिप की लेंथ है वो x सेंटीमीटर है। बस इसको रेशियो के तरीके से कर सकते हैं, कैसे, चलिए देखते हैं क्या होगा। x अपॉन 28 इक्वल टू 9 अपॉन 12, यही होगा जैसे हमने हर क्वेश्चन को किया है। x अपॉन 28 इक्वल टू 9 अपॉन 12, इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। 28 मल्टी डिवाइड से कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू 9 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, 9, मैं 3 से दोनों को क्या कर देता हूँ कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हुआ, और 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 हुआ। ठीक, ऊपर नीचे सब कैंसिल, 3 इंटू 7 बचा, 3 इंटू 7, तो x इक्वल टू 3 7 जा 21 हो गया सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ सॉल्व करना था इसको, है ना। यह आपका सॉल्व हो चुका है, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत आसान भी है
और मज़ेदार भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स। ठीक, मतलब कि जो शक्कर है, जो अगर 2 किलो शक्कर है तो उसमें कितने क्रिस्टल हैं। क्रिस्टल का मतलब है जो शक्कर छोटी छोटी ऐसे दाने वाली होती है, वो दाने, वही है क्रिस्टल। ठीक, जो कि कांच की तरह दिखाई देता है, उसी को क्रिस्टल बोलते हैं। तो 2 किलो में कितने क्रिस्टल हैं? 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन। ठीक, तो बताइए कि अगर 2 किलो में इतने क्रिस्टल हैं तो 5 किलो में कितने क्रिस्टल होंगे शुगर के। और दूसरा 1.2 kg मतलब 1 किलो 200 ग्राम में कितने क्रिस्टल होंगे शुगर के। ठीक, ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो पहले तो ये समझ लो 9 इंटू 10⁶ कितना होता है। 9 इंटू 10⁶ का मतलब होता है 9 इंटू 10⁶ का मतलब 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसे आता है 90 लाख, है ना। कितना होता है? 90 लाख। 90 लाख क्रिस्टल, इसका मतलब है 90 लाख क्रिस्टल। क्लियर? तो 2 किलो में 90 लाख क्रिस्टल है, तो यहाँ सीधी सी बात है 1 किलो में 45 लाख क्रिस्टल होंगे। ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जब 2 किलो में 90 है तो आधा, 1 किलो मतलब आधा, 45 लाख क्रिस्टल 1 किलो में। तो हमको बताना है 5 किलो में कितने होंगे। तो 45 लाख से सीधे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हमको करना क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फॉर्म में ला करके इसको सॉल्व करना है। तो 2 क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन के लिए मैं इसको कर लेता हूँ सॉल्व। ठीक, यहाँ मैं एक टेबल बनाऊंगा जैसे मैंने हर क्वेश्चन में बनाया। ठीक, यहाँ मैं लिखूंगा क्या? यहाँ लिखेंगे शुगर। ठीक, शुगर इन केजी, किलोग्राम में शुगर, और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक, क्रिस्टल्स। ठीक, चलिए पहले में जब ये तो दिया ही हुआ है दोनों क्वेश्चंस के लिए, दोनों क्वेश्चंस के लिए कॉमन है। ठीक है ना। जब 2 किलो शुगर थी तो कितने क्रिस्टल थे? 9 इंटू 10⁶। तो हमको बताना है जब 5 किलो शुगर होगी, ठीक, तो कितने क्रिस्टल होंगे। तो क्योंकि नीचे आ रहा है तो इसमें y लेट कर लेते हैं। नीचे आ रहा है तो क्या कर लेते हैं? लेट y। ठीक, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट, है ना, इन 5 kg शुगर। ठीक, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स ऐसे कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 5 kg शुगर इक्वल टू y। ठीक, अब इस y की वैल्यू निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे? रेशियो लगा के। ठीक है, 5/y इक्वल टू, ये इन दोनों का जो अपॉन होगा, इन दोनों के अपॉन के क्या होगा? इक्वल 2/9 इंटू 10⁶। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। ऐसी स्थिति में जब नीचे वेरिएबल हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो 2y हो गया, 2 इंटू वाई इक्वल टू 5 का इससे कर दिए 9 इंटू 10⁶ इंटू 5 हो गया। क्लियर? चलिए 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाने देते हैं, तो y इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10⁶ को मैं लिख सकता हूँ ये, है ना, ऐसे कुछ 6 बार 0, ये हो गया, मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक, अब मैं इस 2 से इसको बस कैंसिल कर सकता हूँ, ये नहीं होगा कैंसिल, ये नहीं होगा, 2 से इसको कैंसिल किया मैं तो ये 5 बार मतलब कितना आ गया 5 एंड 5 0 और। ठीक, और इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे अब तो आपका आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल टू 9 इंटू 5 बचा पहले वो जो लिख लो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 5, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 5 5 25, है ना, और 25 का 9 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 225। अभी ये 5 0 बचे हुए हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक, इतना करने के बाद हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हम इसको कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ इसमें कहीं पॉइंट नहीं लगा तो यहाँ पॉइंट 0 मान सकते हैं, और इस पॉइंट को हमको इस जो मेन नंबर है उसके सबसे पहले वाले नंबर के जस्ट बाद लाना है। मतलब यहाँ मेन नंबर 225 है, 225,
और इसके पहले वाले नंबर के जस्ट पहले पॉइंट लगाना है हमको, ठीक। यहाँ तो ये पॉइंट कहाँ से कितने डिजिट तक आ गया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया, मतलब 10 की पावर 7 हम ऐसे लिख देते थे। अगर आपको याद हो इसके चैप्टर, पहले वाले चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा आपने, तो ये ज़रूर बन जाएगा कि इसको कैसे चेंज करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हम गेट कर लेते हैं, जो कि आपकी बुक में भी आ रहा है इतना ही आंसर। आप इतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा, लेकिन इसके फॉर्म में ही लिखना जैसे दिया हुआ है। तो 2.25 इंटू 10 की पावर 7 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं। अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेम तरीके से करते हैं। लेट कर लो, पहले एक टेबल बना लो, सेम टेबल, सब कुछ सेम इसके अंदर का मटेरियल, ठीक। कुछ ऐसे इधर लिखेंगे हम शुगर इन केजी, इन केजी। इधर लिखेंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। तो पहले वाली टेबल में वही रहेगा। क्या रहेगा कि जब 2 kg था तो तक कितना था, 9 इंटू 10 की पावर 6। तो हमको बताना है जब 1.2 kg होगा तो कितना होगा। तो इसको मैं देखिए क्या किया था, इधर छोटा y माना था, इधर मैं बड़ा y मान लेता हूँ थोड़ी डिफरेंस के लिए, ठीक। अब करना सेम है मेरे को। नंबर ऑफ क्रिस्टल्स यहाँ लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 1.2 kg इक्वल टू कैपिटल Y, ठीक। अब कैपिटल Y की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो 1.2 डिवाइडेड बाई Y इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9 पॉइंट, है ना, 9 पॉइंट ये, ठीक। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 इंटू, है ना, इसका इससे तो ये आया, और ये 9 इंटू 10 की पावर 6 रहेगा ही। फिर क्या करेंगे, y इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो 1.2, है ना, मल्टीप्लाई 9 इंटू 10 की पावर 6 को 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक। कुछ ऐसे। अब हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं। कैसे कर देते हैं डिवाइड, एक काम करता हूँ मैं, इधर इसका पॉइंट रिमूव करता हूँ। पॉइंट मैंने रिमूव किया, तो पॉइंट रिमूव किया तो नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। अब ये 10 आ गया तो इसका एक जीरो, इसका एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। 10 आ गया। अब यहाँ ये 12 बचा है ना, ना कि कितना 1.2। अब ये 2 से मैं कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, वो 12 बन गया था, अब 6 हो गया वो। अब नीचे का पूरा मटेरियल ख़त्म हो गया, ऊपर बचा क्या, y इक्वल टू 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 9 6 जा 54, और ये कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक। और इधर फिर से मेरे को पॉइंट लगाना है, यहाँ पॉइंट जीरो लेट करता हूँ मैं, तो ये पॉइंट मेरे को यहाँ लाना होगा, मेन नंबर जो 54 है ना, ठीक। तो 54 में यहाँ पास पॉइंट लगेगा और मल्टीप्लाई कितने डिजिट तक, 1 2 3 4 5 6, 10 पावर 6, ये आपका आंसर आएगा, ठीक। 5.4 इंटू 10 की पावर 6, ये आपके इतने क्रिस्टल हो जाएंगे, है ना, और ये आपका आंसर इतना ही आ रहा है, ठीक। आपका आंसर इतना ही आ रहा है। क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स दोनों में लिख लेते हैं, क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स, ठीक। इधर भी क्रिस्टल्स, ठीक। इतने क्रिस्टल होंगे 1.2 kg में, और इतने क्रिस्टल होंगे कितने में, 5 kg में। तो इस तरीके से कुछ इसको सॉल्व करना था, आसान था और मज़ेदार भी, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें क्या लिखा है, रश्मि हैज अ रोड मैप। रश्मि के पास एक रोड मैप है, आई स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। जो रोड मैप होता है ना, उसमें स्केल रहता है कि 1 सेंटीमीटर अगर मैप में है आपके, तो रियल लाइफ में कितना होगा, 18 किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कि अगर मैप में 1 सेंटीमीटर का रास्ता है, इतना छोटा,
ठीक। तो जो रियल लाइफ में होगा वो 18 किलोमीटर का होगा। ठीक। आगे लिखा है सी ड्राइव्स ऑन रोड फॉर 72 किलोमीटर। अगर वह 72 किलोमीटर चलती है रोड में, ठीक, तो बताइए कि रोड मैप के हिसाब से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक मतलब होता है 18, यहाँ एक का मतलब क्या है 18, तो बताइए 72 का मतलब क्या है। ठीक, यही है। सॉल्व करते हैं। देखिए टेबल बनाते हैं हर क्वेश्चन की तरह, और यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ लिखता हूँ रोड ऑन स्केल, है ना, रोड, या इसको लिख लेते हैं चलिए रोड ऑन द मैप, है ना, इन सेंटीमीटर, कि रोड की जो लेंथ है वो मैप में कितनी, मैप में इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, और इधर लिख देते हैं रोड ऑन द, है ना, रोड ऑन द रियल लाइफ लिख सकते हैं, या एक्चुअल, है ना, रोड ऑन द क्या लिख सकते हैं इधर, नहीं ऐसे मत लिखें, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक्चुअल लेंथ ऑफ द रोड, ठीक, एक्चुअल लेंथ ऑफ द रोड, एक्चुअल लेंथ ऑफ द रोड इन किलोमीटर, किलोमीटर में एक्चुअल लेंथ ऑफ द रोड इन किलोमीटर। और यहाँ हमारे पास क्या है, जब 1 सेंटीमीटर था कि मैप में, तो कितना हो रहा था, 18 किलोमीटर हो रहा था। तो हमको बताना है जब 72 किलोमीटर चल जाएगी वो, तो कितना मैप में चलेगी। तो इधर x कैलकुलेट कर लो, ठीक, कैलकुलेट कर लो x। तो व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, इन द मैप, ठीक। तो लेट c कवर्ड इन द मैप इक्वल टू x सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर लेट कर लो कि उसने मैप में कितना कवर किया, x सेंटीमीटर कवर किया इन 72 किलोमीटर, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा, x अपॉन 72, जैसे हर क्वेश्चन को हमने किया है, x अपॉन 72 इक्वल टू 1/18, 1/18। अब चलिए 72 जो है मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 1/18 बहुत आसान है, ध्यान रखना, 4 लाइन का ही आंसर है। 72 नीचे है तो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा उस तरफ, है ना, उस तरफ चला गया मल्टीप्लाई में, 18 4 जो होता है 72। तो x इक्वल टू 1 इंटू 4, मतलब x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आएगा। और यही आपका इसका फाइनल आंसर है। इतना ही सोल्यूशन है बस, ठीक। क्या करना है, 1 सेंटीमीटर मतलब 18 किलोमीटर, तो x मान लो और 72 दिया हुआ है आपको। अब इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, x अपॉन 72 इक्वल टू 1/18, ये 72 डिवाइड से कहाँ गया, मल्टीप्लाई में, नीचे 18 के साथ कैंसिल हो गया, 4 बचा, 4 1 जो 4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और हम अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या लिखा है देखते हैं, है ना। पहले पढ़ते हैं तो क्वेश्चन समझ में आएगा कि करना क्या है। लिखा है आप 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा हुआ खंभा, ठीक, पोल मतलब खंभा, शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक खंभा है जो कि सीधा खड़ा हुआ जमीन में, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, और उसकी जो छाया बन रही है, शैडो मतलब छाया, वो कितनी बन रही है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की बन रही है। फाइंड एट द सेम टाइम, उसी समय फाइंड कीजिए, ठीक। पहला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाई अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। एक और खंभा उसी टाइम, सेम टाइम पे, ठीक, सेम टाइम पे एक और खंभा जिसकी लेंथ है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, उससे कितनी छाया बनेगी वो हमको निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल, खंभे की ऊंचाई कितनी है अगर जो छाया बन रही है कितनी हो, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, तो बताइए कि खंभा कितना होगा। एक में खंभे की लेंथ निकालें, एक में शैडो यानी कि छाया की लेंथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि देखिए इधर जो लिखा है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक,
इसको थोड़ा हम इजी करके लिखेंगे। ऐसे यहाँ लिखा है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इनको थोड़ा हम इजी कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि जो 1 मीटर होता है उसमें कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसको पूरा हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। देखिए 60 सेंटीमीटर तो है ही, और 5 मीटर में हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। ये 500 सेंटीमीटर प्लस 60, तो ये कुछ ऐसे आएगा 560 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 560। ऐसे इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 320 सेंटीमीटर, है ना। इसकी जगह कितना लिख सकता हूँ 1050। इसकी जगह कितना लिख दूंगा 5 सेंटीमीटर, तो है ही, 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इधर एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, और इधर मैं लिखूंगा क्या, इधर लिखते हैं लेंथ ऑफ द पोल, है ना। ब्रैकेट में लिख लेते हैं इन सेंटीमीटर, पूरा सेंटीमीटर में, और लेंथ ऑफ द क्या शैडो, ये भी इन सेंटीमीटर। ठीक, तो जब 560 सेंटीमीटर थी किसकी, खंभे की ऊंचाई, तो छाया कितनी बन रही थी 320 सेंटीमीटर बन रही थी। और इस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, तो देखिए जब खंभे की ऊंचाई थी 10 5 50, मतलब हो गया 1050 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है कि जो छाया होगी कितनी होगी ये, तो इसको हम y मान लेते हैं। ठीक, और मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो देखिए मैं 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 560 सेंटीमीटर। सेकंड, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 320 सेंटीमीटर। और ये जो क्वेश्चन में था 10 मीटर 50 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 1050 सेंटीमीटर। चलिए ठीक, इतना लिखने के बाद इसको मैं नॉर्मल तरीके से सॉल्व करता हूँ जैसे मैंने हर क्वेश्चन को किया है। तो कैसे आएगा 1050 अपॉन वाई, है ना, ये अपॉन किया इक्वल टू ये 560 डिवाइडेड बाई 320। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 10 से 10 कैंसिल हुआ, ठीक, पहले तो, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो y का मल्टीप्लाई 56 से, तो y इंटू 56 कर देते हैं हम, इक्वल टू 32 का इसे से कर देते हैं, तो 1050 इंटू 32 हो गया। अभी 56 डिवाइड से मल्टीप्लाई से डिवाइड में चले जाने दो, तो 1050 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 56। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू कैसे आएगा, इसको कैंसिल करते हैं हम। ठीक, कैंसिल करते हैं, कैसे करेंगे 2 से कैंसिल करो। इसको 2 से मैंने कैंसिल किया 16 आया, इसको 2 से कैंसिल किया मैंने, कितना आया, कितना होता है भाई 2 2 जा 4, बचेगा 1 18, है ना। फिर 2 से कैंसिल किया, ये आधा हो गया 8, इसको 2 से कैंसिल किया, ये हो जाएगा 14। फिर 2 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 4, इसको 2 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपका 7। ठीक, फिर ये 7 से हो जाएगा 7 1 जा 7, और इसको 7 से मैं कैंसिल करूँगा, 7 1 जा 7 बचेगा 3, 7 5 जा 35, और ये 0 150 आएगा। इधर 150 बचा इंटू 4 बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो मैं इधर लिखूँगा क्या 150 इंटू 4, नीचे कुछ नहीं बचा, ये लाइन लिख खींचने का कोई मतलब नहीं। ठीक, 15 चौको 60, तो ये हो जाएगा 600। ठीक, और सेंटीमीटर 600 सेंटीमीटर मतलब हम लिख सकते हैं 6 मीटर। 600 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 600 सेंटीमीटर में 6 मीटर। तो इस प्रकार इसका आंसर जो आया वो 6 मीटर आया। और यहाँ लेट करने के लिए लिख सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ एनदर, है ना, शैडो। ठीक, वो हो जाएगी, हमने y लेट की थी तो y की वैल्यू आ गई है 6 मीटर। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, जिसमें हमको क्या बताना है कि जो खंभे की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी। चलिए देखते हैं, सब सेम,
इधर क्या है, लेंथ ऑफ द पोल, है ना, इन सेंटीमीटर। इधर लेंथ ऑफ द शैडो इन सेंटीमीटर। ठीक, तो ये पहला वाला वही रहेगा, ये है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ना उन दोनों के लिए ही था। तो 560 और 320। अब हमको बताना है कि खंभे की ऊंचाई का कितनी होगी, तो इसको एक्स में लेट कर लेते हैं। और शैडो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ये शैडो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख लेते हैं। अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो लेट कर लो, लेट द हाइट ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ द पोल इस एक्स सेंटीमीटर। ठीक, चलो, या इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, इज की जगह इक्वल टू भी लगा सकते हैं। चलिए इसको नॉर्मल तरीके से x अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 560, 560 अपॉन 320। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया। x इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो नहीं करना है। ठीक, ये नहीं हो रहा इससे, बस इससे कर दो। 2 से इसको किया डिवाइड, कितना आया, ये आया आधा, किया 16। इसको 2 से किया कितना हो गया, ये 2 से किया तो आधा हो गया 28। फिर 2 से किया ये 14 हो गया। इसको 2 से किया तो कितना हो गया 8। इसको 2 से किया 7। इसको 2 से किया तो 4। ठीक, अब नहीं होगा कैंसिल, ना 7 4 से हो रहा ना 5 4 से हो रहा। चलिए क्या बचा, x इक्वल टू 7 बचा इंटू 5, 7 इंटू 5 ऊपर, नीचे बचा 4। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 35 आएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 4 आएगा। अब 4 से 35 को डिवाइड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा देखिए, 4 से 35 को डिवाइड किया तो कितना आएगा, 8, 32, 3 बचेगा 0.0। ठीक, और 4 की टेबल ये इससे ज़्यादा ना हो तो 7 बार में होता है 28, माइनस करेंगे 2 बचेगा, फिर 0 लगा सकते हैं, 5 बार में हो गया 20। तो 8.75 है ना, 8.75 सेंटीमीटर। ठीक, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 8.75 सेंटीमीटर, है ना, 8.75 सेंटीमीटर आएगा। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से करना था। एक बार मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ कि क्या इतना आ रहा है कि कुछ दूसरा आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आपका आ रहा है, ये आ रहा है आपका 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। हाँ, तो इस पॉइंट का मतलब होता है, देखिए ये हो गया मीटर, ये हो गया सेंटीमीटर, है ना। तो x इक्वल टू इस पॉइंट का मतलब होता है ये 875 हो गया ना, टोटल कितना हो गया 875। तो 8 मीटर हो गया एंड 75 सेंटीमीटर हो गया। ये आंसर, पॉइंट मतलब मीटर लगा दो उधर, 100 से डिवाइड हुआ है इसलिए आया ऐसा, है ना। तो 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का हम देखेंगे। आप इसको लिख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे आसान क्वेश्चन है और मात्र 4 से 5 लाइन का आंसर है। ठीक है, लिखा है अ लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। एक लोड हुआ ट्रक, यानी कि लोडेड ट्रक मतलब कुछ सामान लेके जा रहा होगा, तो 14 किलोमीटर वो 25 मिनट में चलता है। ठीक है ना। इफ़ द स्पीड रिमेन्स द सेम, अगर उसकी स्पीड सेम बनी रहती है, ठीक, तो हमको बताना है कि हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स, तो वह 5 घंटे में कितने किलोमीटर तक जाएगा। तो सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है और यहाँ घंटे में पूछा है, तो हमको इसको पहले मिनट में चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए जो 5 आवर है उसमें कितने मिनट, तो 5 इंटू 60 हम कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 इंटू 60, 5 6 का 30, 300 मिनट हो जाएगा, है ना। 300 मिनट हो गया। ठीक, और एक टेबल बना लो,
और आपका बस आंसर आ जाएगा, है ना, जैसे हर क्वेश्चन को हमने किया, है ना। कुछ ऐसे सही से नहीं बनी क्या टेबल, फिर से बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करते हैं, है ना। एक टेबल बनाते हैं बड़ी सी ऐसे, ताकि इसको सही तरीके से लिख सकें, ठीक। इधर हम लिख लेते हैं स्पीड, है ना, इधर लिख लेते हैं डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस, ठीक, कवर्ड बाय ट्रक इन किलोमीटर km, ठीक। और इधर टाइम लिख लेते हैं, टाइम इन मिनट, क्लियर। तो जब 14 किलोमीटर चला तो 25 मिनट लगा, ठीक। तो हमको ये बताना है कि जब 300 मिनट लगा तो कितना चलेगा, तो x चलेगा, कितना चलेगा x। तो इसको हम मान लेते हैं लेट ट्रैक कवर्ड x किलोमीटर, ठीक, इन 5 आवर, है ना। 5 घंटे में x किलोमीटर वो चलता है। चलिए इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं, x अपॉन 300 हो जाएगा, जैसे कि आपको पता ही है, x अपॉन 300 14 अपॉन 25, है ना। अब इसमें अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 300 कहाँ दिख रहा है आपको, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में भेज दो, x इक्वल टू 14 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 300, ये नीचे ऊपर कैंसिल करो भाई, 25 एकम 25, 4 बार में 100 होता है 25 का, तो ये हो जाएगा आपका 12 बार में, 12 बार में होता है 25 300, ठीक। तो x इक्वल टू बचा 14 इंटू 12, इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 12 चौको 60, सॉरी 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौको 48 हुआ, 8 4 12 1 जा 12 एंड 4 हो गया हमारे पास 16 किलोमीटर। तो 168 किलोमीटर वो चलेगा 5 घंटे में, ठीक है ना। 5 घंटे मतलब 300 मिनट में। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ इसके हर क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रिपरेशन था। अब इसके आगे हम देखने वाले हैं 11.2 के पहले का कॉन्सेप्ट, और इसके बाद वाली मतलब आगे जो 2 वीडियो आएंगी उनको आप ज़रूर देखें। इसके बाद का पहले वीडियो जो होगी लेक्चर 3 की, उसमें हम देखेंगे इनवर्स प्रोपरेशन का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल, और इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे सीधे एक्सरसाइज 11.2 को। तो आने वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, 1-2 दिन में आ जाएगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।